राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की चुनाव की। नरेंद्र मोदी जी तीसरे टर्म में फ्री बिजली का टारगेट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार तीसरे टर्म में फ्री बिजली देने की योजना बना रही है। तो उन्होंने कहा, सरकार की नीयत सही हो तो नतीजे भी सही आते हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार मोदी सरकार को चुना तो देश में आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चुन चुन कर साफ कर दो, ऐसे लोगों को मैदान में मत रहने दो भाइयों। दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को इंडिया की ब्लॉक लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई थी। इसमें राहुल गांधी ने कहा था, अगर भाजपा तीसरी बार जीती तो उन्होंने संविधान को बदल दिया है तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है, ये देश नहीं बचेगा। तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री जी का जो वायदे हैं, प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी वायदे पहले भी कर चुके हैं और ये चुनावी वायदे हैं जो ये पता नहीं पूरे कर पाएंगे या नहीं। पर जो भारत के लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र की हत्या कहीं ना कहीं पे हो रही है और इसी लोकतंत्र की हत्या को देखा जाए तो एक रिपोर्ट आई थी अभी कुछ दिन पहले, उसके हिसाब से हम लोकतंत्र के आखिरी तीसरे पड़ाव पे हैं। लोकतंत्र के पड़ाव होते हैं 10 भागों में बांटा जाता है, जिसमें लोकतंत्र से डिक्टेटरशिप की तरफ जाने वाला पार्ट होता है। तो हम डिक्टेटरशिप पे पहुंचने से सिर्फ 3 पड़ाव पीछे हैं। ये रिपोर्ट है ब्राज़ील एक देश की। तो इसी रिपोर्ट के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे मनगढ़ंत बातें नहीं है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट अगली न्यूज़ की तरफ। धार्मिक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया। अदालत ने कहा कि 1 हफ्ते में जवाब दाखिल कीजिए, अगली सुनवाई 10 अप्रैल की होगी। अदालत ने कहा कि सुनवाई पर रामदेव और बालकृष्ण मौजूद रहे। आज सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील बलबीर सिंह ने कोर्ट से कहा कि योग गुरु माफ़ी मांगने के लिए यहाँ मौजूद हैं, भीड़ की वजह से कोर्ट रूम नहीं आ पाए। अदालत ने एफिडेविट देखने के बाद फटकार लगाई और कहा कि यह प्रॉपर एफिडेविट नहीं है। जब बलबीर सिंह ने माफ़ीनामा पढ़ा तो अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आदेशों का उल्लंघन करने वाला माफ़ी मांगता है, हमें रामदेव से वकील का माफ़ीनामा नहीं सुनना है। तो जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने कहा, हम दोनों के खिलाफ झूठी बयानबाजी का केस चलाने का निर्देश रजिस्ट्रार को देते हैं। अदालत ने बलबीर सिंह से कहा, आप तैयार रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट रूम पहुंचे और रामदेव ने बिना शर्त माफ़ी मांगी। तो बाबा रामदेव ने इस केस में, धार्मिक विज्ञापनों के केस में कोर्ट से माफ़ी मांगी है। और ये कोरोना के टाइम पे जो धार्मिक विज्ञापन रामदेव द्वारा छापे गए थे और बताए गए थे, वो सब इसी धार्मिक विज्ञापनों का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पतंजलि के खिलाफ और बाबा रामदेव जी के खिलाफ। तो इन्हीं के खिलाफ बाबा रामदेव ने कल कोर्ट रूम में माफ़ी मांगी है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। अब बात करते हैं आईपीएल के। लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। टीम ने मौजूदा सीजन के 15वें मुकाबले में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु आरसी को 28 रन से हराया। एम चिदंबर स्वामी स्टेडियम में मंगलवार को लखनऊ ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाए। होम ग्राउंड पर बेंगलुरु की टीम 19.4 ओवर में 193 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। तो लखनऊ सुपर्स ने इस टाइम पे दूसरी जीत हासिल की है, बेंगलुरु को 28 रन से हटाकर। डी कॉक ने 81 रन बनाकर अपनी 50
22वीं 50 बनाई है। मयंक यादव को इसमें 3 विकेट मिले हैं इसी मैच में। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, करते हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए 11वीं लिस्ट जारी की है। इसमें 4 राज्यों के 11 कैंडिडेटों के नाम है। अब तक 231 प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश की कडप्पा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने वाईएस शर्मिला रेड्डी को टिकट दिया है। इसके साथ ही ओडिशा और आंध्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। आंध्र प्रदेश की लिस्ट में 114 प्रत्याशियों के नाम है और ओडिशा की लिस्ट में 49 प्रत्याशियों के शामिल किए गए हैं। इस कांग्रेस की 11वीं लिस्ट में 8 ओडिशा के और 5 आंध्र प्रदेश के, 3 बिहार के और 1 पश्चिम बंगाल के सीटों पर प्रत्याशियों को घोषित किया गया है। तो बिहार के तो एसबीआई का इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला जो मामला था वो कोर्ट के कहने पर एसबीआई ने उसका लिस्ट थी जो इलेक्शन कमीशन को दे दी। अब एसबीआई के ऊपर भारतीय स्टेट बैंक ने उस स्ट्रेचर ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी को बताने से इनकार कर दिया जिसके तहत इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेचे और भुनाए गए हैं। इन बॉन्ड्स को एसबीआई की अथॉराइज ब्रांचों से जारी किया गया था। एक आरटीआई के जवाब में एसबीआई ने कहा कि कुछ चीज़ें कमर्शियल कॉन्फिडेंशियल के तहत आती हैं। एसबीआई की तरफ से कहा गया कि इलेक्शन बॉन्ड स्कीम 2018 की एसओपी हमारी अथॉराइज ब्रांचों के लिए समय समय पर जारी की गई थी। बॉन्ड्स को कैसे बेचा जाना है इसको लेकर बाकायदा इंटरनल गाइडलाइन थी। इसके मायने ये हैं कि ये गाइडलाइन संस्था का अंदरूनी मामला था। इसे आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)D के तहत छूट मिली हुई है। तो ये मामला इलेक्ट्रोल बॉन्ड का था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। शीर्ष कोर्ट ने बॉन्ड के बेचने और भुगतान के सभी विवरणों का स्पष्ट रूप से खुलासा करने का भी निर्देश दिया है। इसके बावजूद एसबीआई इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने से इनकार कर रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे, करते हैं हरियाणा की बेरोजगारी की। हरियाणा में इतनी बेरोजगारी है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो अपने युवाओं को युद्ध के अंदर झोंकने तक को तैयार हो गए हैं। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसी युद्ध के बीच में हरियाणा के 530 युवा रवाना हो गए हैं जिनको 1,37,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और सीएम सैनी ने फोन कर बात की, सरकार फिर से वैकेंसी निकालेगी। हरियाणा से इजराइल के लिए 530 युवाओं का पहला जत्था रवाना हो गया है। इजराइल रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने युवाओं से फोन पर बात की। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी इजराइल जाने वाले युवाओं से संवाद किया। युवाओं ने इस उपलब्धता के लिए सरकार का आभार प्रकट किया। पूर्व सीएम ने कहा कि प्रदेश और देश दोनों का नाम रोशन करते हुए ये युवा वहां काम करेंगे। और विदेश जा रहे इन युवाओं को 1,37,000 सैलरी दी जाएगी। सरकार युवाओं को वैध कानूनी तरीके से इजराइल भेज रही है। फर्स्ट फेज की सफलता के बाद अब सरकार सेकंड फेज की फिर से वैकेंसी निकालेगी। संभावना है कि अब यह वैकेंसी रोहतक तक पहुंचे। इनेलो विधायक अभय चौटाला बोले, भाईचारे को तोड़ने में जितनी भाजपा जिम्मेदार उतना ही हुड्डा, दोनों ने बिगाड़ा प्रदेश का माहौल। तो इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला मंगलवार को रोहतक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा व कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश में भाईचारे को तोड़ने में जितनी जिम्मेदार भाजपा है उतना ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं। दोनों ने मिलकर माहौल खराब किया। वह इनेलो कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व सांसद राजकुमार सैनी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बात पर अभय चौटाला ने कांग्रेस व भाजपा को घेरा है। अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर राजकुमार सैनी ने प्रदेश के भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजकुमार सैनी से मुलाकात कर बीजेपी को हराने का समझौता किया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया था कि राजकुमार सैनी से उनका कोई लेना देना नहीं, जबकि राजकुमार सैनी ने मीडिया के सामने हुड्डा के माध्यम से हाईकमान तक मुलाकात का जिक्र किया है। तो दोस्तों ये राजनीति है, यहाँ सब जायज़ है। जिसने
2016 के अंदर जाट आंदोलन को एक हवा दी थी और उस हवा के कारण इस आंदोलन में काफ़ी आगजनी हुई, प्रदेश की सार्वजनिक संपत्ति का भी नुकसान हुआ। आज वही राजकुमार सैनी दोबारा से राजनीति में